जय हिंद दोस्तों। चलिए देखते हैं, हम कल बताए थे आप लोगों को फोर्स बताए थे। फोर्स में आपको कई चीज़ें बता दी गई थी, ठीक है ना। इनर्शिया उनर्शिया सब बता दिया गया था, तो उसमें कुछ एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। फोर्स में मैंने आपको क्या बताया था, बल में न्यूटन के 3 नियम बताए थे। कौन सा बताए थे? न्यूटन का 3 नियम बताए थे। तीनों नियम में क्या था? पहला नियम हमारे पास क्या था, फर्स्ट लॉ इनका क्या था, न्यूटन का पहला नियम हमारे पास दिया गया था। क्या उनमें डिफिनीशन थी, परिभाषा थी पूरी, ठीक है ना। पहले नियम में क्या थी, परिभाषा था। और दूसरे नियम में क्या था, दूसरे नियम में आपको बताया गया था कि संवेग परिवर्तन की दर क्या होती है, बल के इक्वल होती है। आपको यही बताया गया था, जो आया था लास्ट में सॉल्व करने के बाद इक्वेशन आया था F बराबर यह में, वो किस पे आया था, संवेग परिवर्तन की दर के क्या था, इक्वल था। तो उसी में हमने दिखाया था क्या हुआ था भैया, P1 P2 माइनस क्या आया था, P1। ये पहला था, ये क्या था, दूसरा इस पे आया था, इसी पे निकल के आया था F बराबर यह में, हमारा फार्मूला इसी पे निकल करके आया था। और एक मैंने बताया था लास्ट वाला, एक्शन पर रिएक्शन, मतलब क्रिया प्रतिक्रिया बताई थी। न्यूटन का थर्ड लॉ था। न्यूटन के थर्ड लॉ में क्रिया प्रतिक्रिया जब बताई गई थी तो उसमें आपको बताया गया था कुछ एग्जाम्पल में बताने से पहले हम आपको एक चीज़ बता दें। इनर्शिया जो था हमारे पास, जड़त्व, जब मैंने जड़त्व बताया था, जड़त्व बताने के बाद आप लोगों को क्या बताया गया था, उसमें जड़त्व में आप लोगों को यह बताया गया था कि जब कोई वस्तु अगर गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी, अगर रुकी हुई है तो रुका ही रहेगा। कब तक, जब तक उसमें कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। बाह्य बल आप लोगों को बताया गया था 3 टाइप का था। कौन कौन 3 टाइप था? एक बाहरी बल हवा रोकती है वो होता है, और दूसरा क्या था, ग्रेविटी थी, तीसरा क्या था, घर्षण था, गुरुत्वीय त्वरण था, घर्षण था, और क्या, हवाएं। ये 3 चीज अगर आदमी से हटा लिया जाए, निकाल लिया जाएगा, क्या होगा हमारे पास, क्या होगा, बल। अगर गतिमान रहेगा गतिमान ही रहेगा, रुका रहेगा तो रुका रहेगा। ये चीज था हमारे पास इनर्शिया में। इनर्शिया जो होता था, न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो था, वह गैलीलियो का फर्स्ट नियम भी था। ये दोनों मिल करके क्या बताया था, जड़त्व पे बताया था। जड़त्व क्या था, एक विरामावस्था थी, एक गतिमान अवस्था थी। विरामावस्था में हमने आपको एग्जाम्पल का इशारे दिए थे। जैसे हमारे पास क्या हो, ये कोई प्लेट था, ये गिलास है, अगर इस गिलास पे कोई रख दिया जाए चादर, इसके ऊपर 1 रुपया रख दिया जाए, और कोई आदमी यहाँ खड़ा होकर के क्या करे, इसमें लगे प्रेशर, क्या लगे, बाहरी बल लग रहा है। देखिएगा ये तो रुका हुआ है। जब ये क्या हो, विरामावस्था में, देख रहे हैं, विरामावस्था में होने के बाद अगर आदमी इसको गतिमान करेगा, धीरे से मारेगा, तो ये पूरा क्या करेगा, पूरा सिक्का सहित ये प्लेट जाएगा। लेकिन क्या था, अगर इसको तेज से मारा जाएगा, इसे तेज से मारेंगे तो ये प्लेट भाग जाएगा। ये तो रुका हुआ है, ये विरामावस्था में, जब विरामावस्था में है तो ये चीज ये गिर जाएगी यहीं, ये आगे नहीं जाएगा। ये कहेगा भैया तुम मार खा रहे हो, तुम निकलो, हम क्या करेंगे, यहीं रुक जाएंगे। तो ये क्या होगा, सिक्का यहीं रुक करके क्या हो जा रहा था, गिर जा रहा था। और कोई चीज लिया जाए, चद्दर ले लीजिए, कोई चद्दर लेने के बाद, जैसे हमारे पास मान लेते हैं ये चद्दर है, इस चद्दर को अगर ऐसे झाड़ेंगे, ठीक है ना, इसमें जो धूल कंकड़ होंगे वो क्या होंगे, वही रुक जाएंगे, क्योंकि वो विरामावस्था में है, वो गतिमान अवस्था में नहीं। हमने गतिमान केवल क्या किया, चद्दर को किया ना। जब चद्दर को किया, गतिमान चद्दर हुआ, उसके बाद क्या होगा, उसमें धूल कंकड़ क्या होंगे, सब झड़ जाएंगे। ऐसे ही होता है कि आप कपड़े को झाड़ते हैं तो क्या होता है, गंदगी क्या होती है, बाहर निकलती है, जो धूल मिट्टी लगे रहते हैं, ठीक है। किस पे लगता है, न्यूटन के किस पे, हमारे पास जड़त्व पे लगता है, इनर्शिया पे लगता है, ठीक है ना। इनर्शिया के किसमें, जो विरामावस्था रहती है। और गतिमान अवस्था में क्या मैंने बताया था, गतिमान अवस्था में आपको एग्जांपल बताया गया था भैया, अगर कोई आदमी, देखिएगा, अगर कोई आदमी बाइक लेके चल रहा है, बाइक लेने के बाद जाएगा तेजी से, जब तेजी से वह जाता है तो क्या करता है, जाते जाते तेजी से बाइक जाइए, कहीं ब्रेकर आने के बाद क्या होता है, आप जानते हैं, जब बाइक पे आप बैठते हैं, बाइक पे बैठने के बाद आपके कमर का नीचे का भाग क्या होता है, गाड़ी के संपर्क पे होने की वजह से वो क्या होता है, पूरी बॉडी हमारी क्या रहती है, गतिमान। आप कभी देखे होंगे, गाड़ी स्टार्ट करने से पहले, आप जब झटके में गाड़ी स्टार्ट होता है तो क्या हमारा शरीर पीछे की तरफ झुक जाता है। झुकने का रीजन क्या होता है कि हमारा जो बॉडी होता है वह किसके संपर्क में आता है, गाड़ी के संपर्क में। गाड़ी गतिमान होती है, लेकिन हमारे कमर के ऊपर का जो भाग होता है वह गतिमान नहीं हो पाता, वो स्थिर रहता है। क्या होता है, इसी वजह से पीछे झुक जाता है। और जब तेजी से बाइक चलती है, पूरी शरीर हमारी क्या होती है, बाइक के संपर्क में होने की वजह से क्या पूरी शरीर उस समय गतिमान रहती है। लेकिन जब बाइक को ब्रेकर पे पहुंचती है, पहुंचने के बाद क्या होता है, ब्रेकर पे बाइक रुकती है, रुकने के बाद क्या होता है, बाइक के संपर्क में हमारा कमर के नीचे वाला पैर वाला भाग पूरा क्या रहता है, बाइक के संपर्क में रहता है। बाइक तो रुक जाएगी, लेकिन हमारा ऊपर वाला भाग क्या होता है, और बाइक के संपर्क में ना होने की वजह से वो तब भी गतिमान रहता है। इसलिए क्या होते हैं, हम आगे झुक जाते हैं। ये हमारा क्या था, जड़त्व में क्या था, एक विरामावस्था होती है, एक गतिमान अवस्था होती है। कब तक गतिमान रहेगी, जब तक कोई बाह्य बल न लगाया जाए। बाह्य बल आपको बता दिया था कितने टाइप का था, 3 टाइप का। फिर इसके आगे आपको बताया गया था कभी, ये न्यूटन के 3 नियम बताए गए थे। तीनों नियम में अंतिम में अंत वाला नियम क्या था, तीसरा नियम, क्रिया प्रक्रिया, एक्शन पर क्या होता था, रिएक्शन।
ये आपको बताया गया है नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना, इसलिए केवल रिवाइज कर रहा हूं तेजी से। इसके बाद मैंने एक लास्ट में बताया था क्या, मोमेंटम बताया था। आवेग क्या होता है, आवेग मैंने आपको बताया था क्या, द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहा था मैंने, आवेग कहा था। मतलब मास इंटू वेलोसिटी का मल्टीपल क्या आता था, मोमेंटम आता था। जब यह आता था इसी से हमने क्या निकाला था, उसका यूनिट भी निकाला था। बीमा भी निकालना सिखा दूंगा, बीमा क्या होता है उसी से निकलता है, बहुत आसान तरीका होता है। फिर इसके आगे आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं क्या, यह लिखा गया है व्हाइट बोर्ड पे, आवेग। आवेग को क्या इंग्लिश में बोलते हैं, इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, आवेग क्या होता है, उसी को हम आप लोगों को बताने वाले हैं। चलिए देखते हैं, ठीक है ना। ये क्या था हमारे पास, जड़ा तो इतनी चीजें हो गई है, मोमेंटम, संवेग, ये सब चीज। अब आते हैं कहां, आवेग पे। देखिएगा आवेग क्या कहता है भैया, जब कोई बहुत बड़ा बल किसी छोटे समय पर लगाया जाए, ठीक है ना, जब कोई बहुत बड़ा बल किसी छोटे समय पर लगाया जाता है किसी वस्तु पर छोटे समय में बहुत बड़ा बल लगाया जाए। जैसे हमारे पास क्या हो, ध्यान से देखिएगा, जैसे हमारे पास देखिएगा ये मार्कर है, इस मार्कर पे अगर मैं धीरे धीरे से इस पे मारूंगा, जाएगा नहीं जा रहा है, लेकिन तेज से मारूंगा तो गया इधर। इससे क्या हो गया, मतलब बहुत बड़ा बल लगाएंगे क्या होगा, इसमें मारेंगे तेजी से, ये चला जाएगा इधर। क्यों, क्योंकि ये इसके संपर्क में धीरे से मारने की वजह से इसका स्पीड इसको थाम रोक ले रहा है। जब बहुत ज्यादा मारेंगे तो क्या होगा, ये इधर खिसक जाएगा, ठीक है ना, खसकता है कैसे। इसमें आपको जब इनर्शिया पढ़ाया जा रहा था, जड़त्व बताया जा रहा था, उसमें दिखाया गया था क्या, हमारा पास जो जड़त्व होता है वो किससे डायरेक्ट संबंधित होता है, मास से। मास मतलब हमारे पास क्या, द्रव्यमान दिखाया गया था। मास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉरी हिंदी में क्या बोलते हैं, द्रव्यमान। ये जो द्रव्यमान है डायरेक्ट किससे जुड़ा होता है, मास से। मतलब अगर मास बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, जड़त्व बढ़ेगा। जड़त्व माने इनर्शिया। अगर ये इंक्रीज करेगा, ये बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, जड़त्व बढ़ेगा। अगर ये घटेगा तो क्या होगा, जड़त्व घटेगा। जैसे हमारे पास क्या होगा, कोई बोतल में पानी लीजिए, पानी बोतल को पूरे पानी से क्या कर दीजिए, भर दीजिए, उसमें धीरे धीरे मारेंगे तो जाएगा नहीं जाएगा। हमारे पास बोतल होता है तो हम आपको दिखा देते हैं, बोतल इस समय है नहीं, तो क्या अगर कोई बोतल लीजिए, बोतल लेने के बाद क्या होगा, हमारे पास देख लीजिए, जैसे ये बोतल है, ये क्या है, बोतल है, ये तो मान लेते हैं स्टील का है, ठीक है ना, लेकिन प्लास्टिक वाला बोतल में क्या होता है, अगर इसमें पूरा पानी भर दिया जाएगा तो इसका वजन बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा। यही मैंने क्या बताया भैया कि जब द्रव्यमान जो हमारा होता है, मास जो होता है वो डायरेक्ट किससे जुड़ा होता है, इनर्शिया से, जड़त्व से जुड़ा होता है। जब ये बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, जड़त्व बढ़ेगा। मतलब इसका वजन बढ़ गया तो इसको मारेंगे, धीरे धीरे मारेंगे तो इधर खसकेगा। अगर खाली बाटल रहेगा, प्लास्टिक वाला रहेगा, तो उसको खाली बाटल को अगर आप मारेंगे, धीरे से मार देंगे गिर जाएगा, लेकिन पानी भर के मारिए क्या गिरेगा, नहीं गिरेगा। क्यों, क्योंकि उसका मास बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है, इनर्शिया बढ़ जाती है, उसमें जड़त्व बढ़ जाता है। जड़त्व कहता है अगर गतिमान है तो गतिमान ही रहेंगे, और स्थिर है तो स्थिर रहेंगे तब तक जब तक उसमें क्या हो जाए, बाह्य बल, कोई बाहरी बल, ज्यादा बल ना लगाया जाए। आवेग पूरा इसी पे जुड़ा होता है, इंपल्स हमारा किस पे जुड़ा होता है, इसी पे जुड़ा होता है। आवेग यह कहता है कि बहुत बड़ा बल, जब बहुत बड़ा बल किसी छोटे समय पर कार्य किया जाए, बहुत बड़ा बल किसी छोटे समय पे कार्य किया जाए तो क्या कहलाता है, आवेग कहलाता है, ठीक है ना। जब बहुत बड़ा बल किसी छोटे समय पर क्या किया जाए, लगाया जाए तो क्या कहलाएगा, इंपल्स कहलाएगा, क्या, आवेग। देखिएगा क्या होता है भैया, मैंने क्या बताया, बहुत बड़ा बल। बल मतलब हमारे पास क्या होता है, फोर्स। फोर्स को आप जानते हैं, कल मैंने बताया था F बराबर क्या दिखाया था, एम ए। तो हमारे पास बल क्या हो गया, एम ए। और क्या था, बहुत बड़ा बल छोटे समय पर लगाया जाए, ठीक है ना, किसी वस्तु पर। देखिएगा हमारे पास, जैसे हम आपको एग्जांपल कोई दिखा देते हैं, आप देखे होंगे एग्जांपल, क्या होता है, कोई बंदूक लीजिए, बंदूक को लेने के बाद हमारे पास मान लेते हैं बंदूक रहेगा, और बंदूक से मान लेते हैं क्या है, कांच है, क्या है, कांच। अगर बंदूक से हम निशाना लगाएंगे तो इसमें जहां पड़ेगा होल हो जाएगा। क्यों, जानते हैं इससे ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि हमारे पास ये कांच जो है ना, अगर इस पे धीरे से आप कोई बड़ा पत्थर लीजिए, पत्थर से इस पे धीरे से मारेंगे पूरा कांच चिटक जाएगा, ठीक है ना, लेकिन गोली से मारने के बाद क्या होता है, होल हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें आता है यह आवेग आता है, इंपल्स आता है। इंपल्स यही कहता है कि बहुत बड़ा बल, मतलब जब गोली चलती है, बंदूक चलाने के बाद बंदूक चलाते हैं तो बहुत स्पीड से भागता है उसका गोली बहुत स्पीड में भागेगा, देख रहे हैं, बहुत ज्यादा बल लग के भागा, तो जब इसमें पड़ता है, पड़ने के बाद ये होल हो जाता है ऐसे, ठीक है ना, ये चिटकने का मौका ही नहीं देता, क्योंकि इतनी स्पीड से आता है, स्पीड में आने के बाद ये क्या होगा, होल करके तुरंत निकल जाएगा। ये इन सबको सूचना ही नहीं होने देता कि कुछ कार्य होने वाला है। जब तक इन लोगों को सूचना पहुंचेगा कि चिटकना है और ज्यादा, तो ये क्या होगा, होल करके निकल जाता है।
कांच के शीशे में अगर गोली से मारी जाए तो होल क्यों होता है, किसके कारण होता है, आवेग के कारण होल हो जाता है, तुरंत चिटकता नहीं है, क्या होगा, जितने पे पड़ेगा उतने में ही निकल जाएगा, ठीक है ना। ये किसके कारण होता है, हमारे पास इंपल्स के कारण होता है, किसके कारण, आवेग के कारण होता है, ठीक है ना। और देखिएगा जैसे हमारे पास क्या हो भैया, सर्कस वाला देखे हैं, सर्कस में कभी कभी क्या होता है, हाथ वाले पे हाथ से लेंगे, हाथ से ही मारेंगे, पूरा ईंटा टूट जाता है। ईंट को देखेंगे ना, ईंटा पत्थर ले करके सर्कस में दिखाते हैं, नौटंकी क्या करेंगे, हाथ से मारेंगे, एक हाथ से मारेंगे, क्या होगा, पूरा ईंटा टूट जाता है। टूटता क्यों जानते हैं, उसको कह देना भैया ऐसा कर, तू धीरे धीरे मार, इसे ऐसा ला करके मार, क्या तोड़ पाएगा, नहीं तोड़ पाएगा, क्यों जानते हैं, क्योंकि वो ईंटा जो पड़ता है, हमारा ईंट जो होता है, तेजी से मारते हैं, इतने एरिया क्या होता है, देख रहे हैं, वो स्थिर था, रुका हुआ था, लेकिन बहुत ज्यादा बल लगाएं, बहुत ज्यादा बल लगेगा, लेकिन तत्काल पड़ा, कम समय में, वही मैंने बताया था, बहुत बड़ा बल कम समय में लगे किसी कार्य करने के लिए, ठीक है ना, तो वही क्या कहलाता है, इंपल्स। तो बहुत ज्यादा बल लगा करके मारेंगे तो इतना एरिया क्या होगा, कम समय पाएगा, फट से मारेंगे, क्या होगा, चिटक जाता है। किसके कारण चिटकता है, आवेग के कारण, ठीक है ना। ये सब किसके कारण होता है, आवेग के कारण। आप देखे होंगे अचानक ब्रेक मारने के बाद क्या होता है, आदमी अचानक ब्रेक मारेगा क्या होता है, आगे की तरफ झुक जाता है। ये इनर्शिया के कारण भी होता है, जड़त्व के कारण भी होता है, इसके कारण भी होता है। क्या होता है, हमारी गाड़ी जब गतिमान होती है, गतिमान होने के बाद तेजी से तो जाते हैं, जाने के बाद पूरे गाड़ी के संपर्क में हमारी पूरी बॉडी नहीं होती है, केवल कमर वाला भाग होता है, ये गतिमान होता है, तो ये भी गतिमान रहता है। जब चलते हैं, चलने के दौरान क्या होता है, ब्रेक पे रुकते हैं तो वो क्या होता है, कमर वाला पोर्शन रुक जाता है और पूरी बॉडी गतिमान ही रहती है। क्यों गतिमान रहती है, क्योंकि उस पर ज्यादा बल लगा रहता है। ये क्या होगा, इसी वजह से आदमी आगे झुक जाता है, ठीक है। समझ में आया क्या होता है आवेग और इंपल्स, ठीक है ना। इसी पे हम आप लोगों को फार्मूला बताने वाले, देखिएगा क्या होता है भैया, क्या मैंने बताया, बहुत बड़ा बल क्या लगे, किसी कम समय में लगे। देखिएगा आवेग को मैंने क्या बताया भैया, बहुत बड़ा बल क्या लगे, कम समय में लगे, क्या हो भैया, कम समय में लगे, तो क्या कहलाता है, आवेग कहलाता है। मतलब बल का जब बल तथा समय का आपस में मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, आवेग आएगा। फोर्स इनटू क्या आएगा, टाइम का मल्टीपल करने पे क्या आता है, इंपल्स आता है, ठीक है ना। तो मतलब वही हुआ। अब देखिएगा कल मैंने बताया था आपको सेकंड लॉ में, न्यूटन के सेकंड लॉ में, उसमें आपको बताया गया था कि यह बराबर सिद्ध करके कितना लाया गया था भैया, यह में ये कितना लाया गया था, यह बराबर यह में। जब यह बराबर यह में आया था तो बल का हम जानते हैं, यही तो बल है ना, यफ हमारा क्या है, फोर्स मतलब बल क्या है हमारा, यह में। जहां यफ है हम वहां क्या लिख सकते हैं, यह में लिख सकते हैं, बल के स्थान पे कितना लिख सकते हैं, यह में ए इनटू समय को आप जानते हैं किससे दिखाया जाता है, टी से। समय को किससे दिखाएंगे, टी से दिखाएंगे। तो ये क्या हो गया हमारा भैया, ये हमारा हो गया क्या, आवेग बराबर बल गुणे समय, या तो ऐसे बोल दें यम इंटू ए गुणे क्या, टी। अगर इसका हमको यूनिट निकालना हो तो यूनिट क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। यूनिट कैसे निकालते हैं, रटिएगा मत, क्योंकि फार्मूला याद रहेगा तो फार्मूले से हम डिफिनीशन भी निकाल सकते हैं, यूनिट भी निकाल सकते हैं, बीमा भी निकाल सकते हैं। कहने का मतलब परिभाषा भी निकाल सकते हैं फार्मूले से, और क्या मात्रक भी निकाल सकते हैं, और क्या भी निकाल सकते हैं, बीमी निकाल सकते हैं, बीमा, ठीक है ना। तो इसका देखिएगा, ये हमारे पास क्या है, यम ए, यम ये क्या है हमारा, मास, मीटर मत समझिएगा, क्या है यम हमारा क्या है, मास, क्योंकि इसमें दिखाया गया था ना, यह बराबर यम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन का मल्टीपल क्या होता है, फोर्स होता है, ठीक है। तो यम क्या है हमारा, मास किसको किसमें तौलते हैं, केजी में। द्रव्यमान कोई होगा किसमें तौलेंगे, आलू लेने जाते हैं तो किसमें तौलते हैं, किलोग्राम में ना, किलोग्राम सबसे बड़ी यूनिट होती है। अब उसमें वो आपको कहेंगे हम लीटर में तौलेंगे, लीटर में नहीं तौला जाए, किसमें, किलोग्राम में। मास का यूनिट क्या किसमें तौला जाएगा, किलोग्राम में। और आपको बताया गया ये क्या है, ए एक्सेलरेशन है भैया, त्वरण है। त्वरण में आपको बताया क्या गया था, त्वरण का यूनिट क्या होता है, मात्रक, उसको आपको पहले ही बता दिया गया है, क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, या तो ऐसे लिख दे रहे हैं, देखिएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इंटू टी। क्या होता है, समय किसमें मापी जाती है, सेकेंड में ना, कि इसको क्या वो लिख देंगे, सेकेंड। कितना आ गया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ये देखिएगा, ये भी समय, ये भी समय, एक समय से गायब होगा तो एक समय बच जाएगा। ये 5 मत समझिएगा, क्या है, सेकंड है। एक बार से समय कटेगा तो एक बार समय बचा कहाँ, नीचे। तो इसको लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ये किसका आया भैया, इंपल्स का। क्या हो गया, आवेग का यूनिट कितना आ गया, किलोग्राम मीटर प्रति
सेकंड ये किसका मात्रक है, आवेग का है। संवेग मत समझिएगा, आवेग मतलब इम्पल्स। ये क्या है, हमारा मात्रक है। मात्रक को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, यूनिट। क्या है भैया, ये यूनिट है। किसका यूनिट है, इम्पल्स का, मतलब आवेग का यूनिट कितना आ गया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड से कट गया था इसलिए 1 सेकंड बच गया। रटिएगा मत चीजों को, केवल एक ये फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूला भी नहीं याद करना है। आवेग क्या किसे कहेंगे, हमने आपको बताया है, जब बहुत बड़ा बल किसी समय पे लगे तो उसे क्या कहते हैं, किसी छोटे समय पे, बहुत बड़ा बल किसी छोटे समय पे लगे क्या कहलाएगा, आवेग। उसी से हमने क्या निकाला, फार्मूला निकाला। फार्मूले से बाद क्या आया, सूत्र निकाला। सूत्र से ये देखिएगा ऐसे लिख लिए। उसे क्या निकाला, यूनिट निकाला। यूनिट के बाद क्या आएगा, यहीं से बीमा निकालेंगे। किलोग्राम किस में मापा जाता है, इसी से बीमा निकालेंगे। इसको आगे बताया जाएगा, ठीक है ना, इसके लिए परेशान मत होइएगा। चलिए आगे आते हैं। हमारे पास ये नोट कर लीजिएगा, इसके आगे देखते हैं हम। अब देखिए भैया, हम जानते हैं कि इंपल्स जो है हमारा बल, आवेग क्या है, आवेग बल तथा समय का क्या है, गुणनफल है। बल तथा समय का क्या है, गुणनफल है। अब इसी से आवेग और संवेग में क्या निकालते हैं, रिलेशन, ठीक है ना। आवेग और संवेग में क्या निकालेंगे, रिलेशन कहता है ना। आवेग तथा संवेग के बीच क्या बताइए, रिलेशन बताइएगा, उसी को निकालने चल रहे हैं। या चाहे लिख देते हैं आवेग तथा संवेग। संवेग मतलब होता है मोमेंटम। संवेग के बीच, संवेग के बीच संबंध, क्या आ गया, संबंध। देखिएगा इसी फार्मूले पे हम निकालेंगे आवेग और तथा संवेग के बीच क्या निकालेंगे, रिलेशन। मतलब क्या निकालना है, इंपल्स और मोमेंटम के बीच क्या निकालना है, रिलेशन क्या होता है। तो देखिएगा क्या रिलेशन आता है। हम आपको बताएं भैया, देखिएगा आवेग बराबर, आवेग को लिखेंगे क्या, आई से। अब देखिएगा बल, ये बल क्या है, फोर्स है। फोर्स को किस में दिखाते हैं, यह बराबर यम है। तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके स्थान पे यम है, इंटू समय। समय को किससे दिखाएंगे, टी से, ठीक। समय किससे निकालेंगे, टी से। अब देखिएगा हम जानते हैं कि ये हमारा क्या है, मास। मास मतलब क्या है भैया, द्रव्यमान। और त्वरण को आप जानते हैं, त्वरण को आपको दिखाया गया था। त्वरण किसे कहते हैं, उसको असलरेशन। असलरेशन किसे कहते हैं भैया, त्वरण किसे कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण। मतलब वेग परिवर्तन कैसे होगा, एक पहला स्थान एक दूसरा स्थान, दूसरे स्थान में से पहले स्थान को घटाएंगे किसी समय में तो क्या निकलता है, असलरेशन। तो इसको हमने आपको पहले बताया गया है, तो उसको आप पहले वीडियो में देखे होंगे। तो क्या था भैया, V2 माइनस V1 बटे क्या था, T। V2 माइनस V1 बटे T और इंटू ये T एक तो है ही, ठीक है ना। अब देखिएगा ये T से T गायब, T से T क्या हो गया, गायब हो गया, बचा क्या, ध्यान दीजिएगा। इसका मल्टीपल इसमें होगा, हो जाएगा यम V2 और इसका मल्टीपल इसमें भी होगा, तो क्या हो जाएगा यम V1। ये देखिएगा ये क्या आ गया, आई। और आप जानते हैं इससे पहले मैंने आपको बताया था, जब क्या बता रहा था मैं, जब मैंने बताया था न्यूटन का सेकंड लॉ या बराबर एम निकाल रहा था, तो उसमें मैंने क्या बताया था कि संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन कैसे दिखाते हैं, P2 माइनस P1। यही तो हमारा है P2, वहां M2 था और M1 था। अब हमें ये बताइए भैया मास तो हर जगह बराबर रहता है ना, चाहे M2 लिखे, चाहे M1 लिखे, चाहे M3 लिखे, चाहे M4 लिखे, उससे हमसे मतलब नहीं है। तो ये हमारा क्या है, V2 हो गया, तो ये क्या हो गया, P2 माइनस P1 और ये क्या आ गया, आई। अब देखिएगा यही P2 माइनस P1 क्या था, संवेग परिवर्तन था ना। जो समय बदलता है, समय बदलने क्या कहलाता है, P2 माइनस P1। तो इसको लिख सकते हैं I बराबर संवेग परिवर्तन, क्या, संवेग परिवर्तन। अब हमें ये बताइएगा, मतलब आवेग को, ये I मतलब हो गया क्या, इम्पल्स मतलब आवेग, ठीक है ना भैया। आवेग को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, संवेग परिवर्तन को क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। संवेग परिवर्तन की दर नहीं बोल रहे हैं, संवेग परिवर्तन को क्या कहेंगे, आवेग कहेंगे। देख रहे हैं संवेग परिवर्तन आ गया नहीं आ गया। इसके संवेग और आवेग के बीच रिलेशन क्या आया, मतलब अगर संवेग को परिवर्तित करेंगे, संवेग मतलब मोमेंटम को चेंज करेंगे तो क्या चेंज होगा, इंपल्स चेंज होगा, आवेग चेंज होगा। अगर इसको चेंज करेंगे तो कौन सा चेंज होगा, इसको चेंज होगा। कहते हैं कहना वही हो गया कि अगर खाना खाएं तो, खाना नहीं खाएंगे तो पेट को दर्द करेंगे, खाएगा तब भी पेट ज़्यादा खा लिए तब भी पेट को दर्द करेगा। अगर मतलब इसको चेंज करेंगे, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये राजा बनेगा तो ये भी राजा बनेगा, अगर ये भिखारी बनेगा घटेगा तो ये भी भिखारी बनेगा। रिलेशन क्या आया, आवेग बराबर क्या आ गया, संवेग परिवर्तन। दोनों के बीच क्या होता है, अगर संवेग बदलेगा तो क्या बदलेगा,
आवेग बदलेगा। ठीक है ना, चलिए इसी के आगे चलते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया, इन दोनों के बीच रिलेशन, संवेग तथा आवेग के बीच रिलेशन क्या आ गया भैया, संबंध हमारे पास। आवेग जो होता है संवेग परिवर्तन होता है, दर नहीं, दर मतलब होता है समय। वो आपको न्यूटन के सेकंड लॉ में बताया गया था कि संवेग परिवर्तन की दर जो होती है वह क्या होता है, वह बल के इक्वल होता है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। इसके आगे अब हम आप लोगों को बताने वाले हैं क्या, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमारे पास क्वेश्चन थोड़ा करा देते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, हमारे पास P बराबर क्या आया था, P हमारा क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम मतलब क्या हो गया, संवेग। ये क्या है भैया, संवेग बराबर मैंने क्या निकाला था, m इंटू वी, एम वी। मतलब ये क्या था, संवेग किसे कहेंगे, द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। एक अभी अभी क्या निकाला था मैंने, I बराबर, I मतलब इम्पल्स, इम्पल्स बराबर मैंने क्या निकाला था, बल गुणे क्या, बल मतलब F गुणे, और क्या निकाला था, समय, बल गुणे समय। समय को क्या दिखा देंगे, T से। मतलब हमारे पास क्या आ गया, इम्पल्स बराबर आवेग, संवेग, आवेग बराबर क्या हो गया, बल गुणे समय। फार्मूला बन के तैयार हुआ। ये तो ये था। और रिलेशन में क्या आया था, I बराबर, रिलेशन दोनों का क्या आया था, I बराबर mv2 माइनस mv1। क्या आया था भैया, mv1, इसी को P2 माइनस P1 दिखाया था। ठीक है, इसी पे चलिए क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन कराते हैं। अगर हम इस पे क्वेश्चन बनाते हैं, पहले वाले पे देखिएगा, हम कोई ऐसे क्वेश्चन बना लेते हैं कि जब कोई आदमी, नहीं, जब कोई 60 केजी का आदमी, देखिएगा क्वेश्चन मैं बना रहा हूं, 60 केजी का आदमी क्या हो जाए, 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहा है, तो उसका आवेग क्या होगा, सॉरी संवेग क्या होगा, मोमेंटम क्या होगा, वही आपको बताना है। देखिएगा क्या मैंने बोला, 20 केजी का आदमी, क्या भैया 20 केजी का आदमी किसी स्पीड से चल रहा है। 20 केजी मतलब ये क्या है, हमारा मास है। मास हमारे पास कितना आ गया, 20 केजी। 20 केजी का आदमी कितनी स्पीड चल रहा है, 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की स्पीड से चल रहा है। मतलब v बराबर कितना हो गया, 20 मीटर प्रति सेकंड, स्क्वायर नहीं है, 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना। और कह रहा है जब इस स्पीड से चल रहा है तो उसका आपको क्या बताना है, संवेग मतलब क्या, मोमेंटम मतलब p। क्या बताना भैया, संवेग क्या होगा, p क्या होगा। अब हम तुरंत जान जाएंगे, संवेग बराबर फार्मूला क्या होता है, P बराबर होता है m गुणे v। ठीक है ना, m बराबर, P बराबर क्या होता है, m गुणे v। और देख रहे हैं m हमारे पास कितना है, 20 kg। देखिएगा यहीं से यूनिट भी रखा जाता है। और v कितना दिया हुआ है, 20 मीटर पर सेकंड। अब देखिएगा गुणा करेंगे, 20 का गुणा 20 में करेंगे कितना आएगा, 400। और ये kg रहेगा ही, ऊपर वाले का गुणा ऊपर, ये नीचे है। ठीक है ना, kg इंटू मीटर प्रति सेकंड। कितना आ गया भैया आवेग, 40 केजी मीटर प्रति सेकंड। मतलब 400 किलो का आदमी 1 मीटर कितने समय में तय करेगा, 1 सेकंड में। ये देखिएगा यूनिट क्या बोलता है, ऐसे बोलता है, ऐसे पढ़ना सीखिएगा कि 400 केजी का आदमी जो होगा उसका आवेग क्या होगा, संवेग क्या होगा। संवेग ये दिखाएगा, संवेग कितना आया, 400 केजी मीटर प्रति सेकंड। इसको ऐसे पढ़ेंगे, 4 संवेग पूछा जाएगा कितना आया है, तो मतलब 400 केजी, 400 किलो का आदमी 1 मीटर कितने समय में तय करेगा, 1 सेकंड में। ठीक है ना, संवेग में। ठीक है, इतना समझ में आया संवेग में। चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं, किसके लिए, आवेग के लिए बताते हैं। देखिएगा अगर हम बोल दें कि कोई आदमी 20 न्यूटन का बल, आप जानते हैं बल का मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होता है, न्यूटन भी होता है, डाइन भी होता है। और एक आपको क्या बताया गया था, डाइन जो होता है 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, 10 की पावर 5 डाइन के इक्वल होता है। और मैंने क्या बताया था, यह बराबर m में मतलब क्या, kg इंटू क्या था, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, वो भी फार्मूला यूनिट था। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा क्या है भैया, इस पे बना रहे हैं, आवेग पे। मतलब 20, जब कोई आदमी 20 न्यूटन का बल 5 सेकंड में लगाता है तो उसका आवेग क्या होगा। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। 20 क्या, जब कोई आदमी 20 न्यूटन का बल, देखिएगा बल कहा है, न्यूटन भी आया है, मतलब वो क्या है, एफ है। 20 न्यूटन का बल, जब कोई आदमी 20 न्यूटन का बल कितने सेकंड में लगा रहा है, 5 सेकंड में लगाता है। सेकंड मतलब टाइम कितना आ गया भैया, 5 सेकंड, 5 सेकंड आ गया। तो पूछ रहा है क्या, उसका आवेग क्या होगा, इंपल्स क्या होगा। तो आई बराबर कितना हो गया, क्वेश्चन मार्क, आई का मान निकालना। और हम जानते हैं आई बराबर फार्मूला होता क्या है, आई बराबर होता है एफ इंटू टी। आप देख रहे हैं एफ की वैल्यू कितनी आई है, एफ की वैल्यू हमारे पास आई है 20
न्यूटन, और देखिएगा टी की वैल्यू कितनी है 5 सेकेंड, कितना 5 सेकेंड, इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 20 पंजे 100 न्यूटन इंटू सेकेंड। ठीक है, कितना आ गया 20 न्यूटन इंटू सेकेंड। न्यूटन बोलिए चाहे इसका मात्र न्यूटन किसके इक्वल होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है ना, इसको ऐसे बोलिए या तो क्वेश्चन में दे देगा अलग टाइप का, देखिएगा ऐसे देगा 100 और न्यूटन को चेंज करेंगे कितना आएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और 1 सेकेंड ये वाला 1 सेकेंड से कटेगा तो कितना आएगा 100 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। आपके विकल्प में चाहे ऐसे दे चाहे ऐसे दे, दोनों ही आंसर सही होगा, क्योंकि यूनिट चेंज कर दिया है। बाकी हम तो जानते ही यूनिट कैसे निकलता है ना, आप आराम से निकालिएगा। चलिए आगे आते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, आवेग तथा संवेग, उस पर भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, उस पर भी क्वेश्चन बनता है, उसको आगे बताएंगे जब अभी संवेग संरक्षण पढ़ाएंगे तब उसमें बताएंगे। चलिए आते हैं अब क्या, संवेग संरक्षण किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या भैया, संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण किसे कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये देखिए भैया क्या बताते हैं संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण क्या होता है, संवेग संरक्षण हमारे न्यूटन के तीसरे लॉ पे क्या होता है, इक्वल होता है। एक चीज जान जाइए, मैंने उस दिन बताना आप लोगों को भूल गया था, न्यूटन के थर्ड लॉ में न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है, एक्शन पर क्या होता है रिएक्शन। मतलब हम जिसको किसी को मारेंगे, मारने के बाद क्या होता है उतना हमको क्या होता है लौटा देता है। मतलब अगर किसी के अगर हम इसको दीवार को मारे, जितना हम इसको मारे ये भी तो हमको उतना मारा, लेकिन एक जगह फेल हो जाता है। फेल कहां होता है इसको समझिएगा। जैसे आप देखे होंगे बालू पे आप दौड़ते हैं, बालू पे दौड़ने के बाद क्या होता है उसमें आप थोड़ा स्लो दौड़ पाते हैं। वैसे नॉर्मली जमीन पे दौड़िए, तेजी से दौड़ेंगे, बालू पे दौड़ने के लिए कहा दिया जाए तो थोड़ा स्लो दौड़ेंगे, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। मेहनत क्यों लगता है जानते हैं, उसमें क्या होता है जब आप दौड़ते हैं, दौड़ने के बाद आपको पैर को क्या होता है घर्षण बल मिलता है, और क्या होता है न्यूटन का तीसरा नियम भी, आप जमीन को आगे जमीन को पीछे ढकेलते हैं, जमीन आपको क्या करती है आगे ढकेलती है। लेकिन बालू में क्या होता है, बालू में अब जब दौड़ते हैं बालू क्या होती है आपको खींचती है, आपको खींचती है, धकेलती कम है, इसीलिए क्या होता है हम थोड़ा उसमें स्लो दौड़ पाते हैं और मेहनत ज्यादा लगता है। यही रीजन होता है, बालू में दौड़ेंगे बालू हमको क्या करेगा अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन धक्का नहीं मारता है। खींचने तो हम जोर लगा के ऐसे पैर से ढकेलेंगे, पैर से ढकेलने के बाद बालू में पैर तो धंस जाता है, लेकिन वो लौटाता नहीं है, वो खींचता नहीं है। ठीक है ना, जब ढकेलता नहीं है तो ढकेलने के बिना ढकेले तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, इसीलिए क्या होता है न्यूटन का तीसरा नियम इस पर थोड़ा फेल होने लगता है। फेल नहीं होता है, एक प्रकार से पूछा जाएगा कहां नहीं लग सकता है, बालू में नहीं लग सकता है। ठीक, ये संवेग संरक्षण हमारा जो है क्या है न्यूटन के तीसरे लॉ पे संबंधित होता है। न्यूटन का नियम क्या है, F बराबर यह में, ये क्या था संवेग संरक्षण न्यूटन के तीसरे नियम पे होता है। तो देखिएगा हमारे पास हम लिख सकते हैं क्या भैया, F बराबर यह में ए आया था, और यह में ए जो मैं निकाला था तो ये किस पे आता है, यह में ए जो आया था ये तो न्यूटन का सेकंड लॉ था। तो ये क्या था, एक्शन पर क्या होता था रिएक्शन होता था, एक्शन पर क्या होता था रिएक्शन होता था। इसमें दो चीजें होती हैं, क्या क्या होती हैं, यम गुणे वी, मतलब जितना द्रव्यमान लगेगा किसी समय में लगेगा। वेलोसिटी मतलब होता है क्या, दिशा रहे, दिशा रहने के बाद क्या क्या होना चाहिए, समय भी होना चाहिए। कोई भी हम कार्य करेंगे क्या करेंगे दिशा में करेंगे तो वही क्या कहलाता है वेलोसिटी कहलाता है। देखिएगा यम, ये देखिएगा यम1 v1 बराबर क्या था m2 v2। ये देखिएगा क्या होता है न्यूटन के तीसरे नियम पे पूरा होता है। मतलब कहने का अगर हम किसी वस्तु पे बल लगाएं तो वह बल हमारे विपरीत दिशा में उतना ही बल क्या होती है लौटाती है। ठीक है ना, क्या करेंगे दूसरे वस्तु पर लगाएं तो दूसरा वस्तु हमारे पर भी उतना ही बल लगाती है। जैसे मान लीजिएगा अगर हम किसी वस्तु को टक्कर मारें, अगर हम मान लेते इसी को टक्कर मारेंगे तो ये इसको देखिएगा टक्कर मारे तो ये भी तो हमारे हाथ को टक्कर मारेगी। दीवार को टक्कर मारे तो दीवार को टक्कर मारने के बाद क्या होगा, ये भी तो हमें टक्कर मारेगा। जब टक्कर मारने के बाद क्या होता है, ये जितना मारता है उतना लौटाता भी है। न्यूटन का तीसरा नियम तो यही था ना। ये किसरे किस पे होता है डिपेंड भैया, न्यूटन के थर्ड लॉ पे डिपेंड होता है। न्यूटन का थर्ड लॉ यही है, एक्शन पर क्या होता है रिएक्शन होता है कि नहीं है, एक्शन पर क्या होता है रिएक्शन, मतलब क्रिया प्रतिक्रिया होती है, क्रिया प्रतिक्रिया होती है। जब क्रिया प्रतिक्रिया होती है तो वही देखिएगा जितना दिया उतना लौटा दिया, देना लौटाना ये सब क्या कौन सी क्रिया कहलाती है न्यूटन के थर्ड लॉ में तीसरे नियम में एक्शन पर रिएक्शन। समझ में आया। अब इसी पे थोड़ा एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिएगा हमारे पास क्या है,
ये हमारे पास एक ट्रक ले लेते हैं, एक क्या ले लें भैया, एक ट्रक ले लें, ये ट्रक है, एक मान लेते हैं एक कार भी ले लेते हैं, एक ट्रक है एक कार। अब देखिएगा अगर हम आपसे कहें कि 400 ट्रक तो 400 किलो का नहीं होगा और ज़्यादा होगा, मान लेते हैं 800 केजी का ट्रक, 800 केजी का ट्रक किसी, देखिएगा 800 क्वेश्चन कैसे बनेगा उसको समझा रहा हूं। 800 केजी का ट्रक किसी कार को, किसी 400 केजी कार को, देखिएगा केजी मतलब होता है किलोग्राम, 400 किलोग्राम कार को जो कितने स्पीड से आ रहे हैं, 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आ रही है, जो 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आ रही है, टक्कर मारने के बाद क्या होगा, तो ट्रक की गति कितनी होगी, टक्कर मारने के बाद ट्रक की गति क्या होगी आपको वही बताना है। फिर से क्वेश्चन देखिएगा, 800 किलोग्राम का ट्रक, 800 किलोग्राम, किलोग्राम क्या होता है हमारा मास होता है, ये मास दिखाया गया, किसी के स्थान पे कितना लिख दिया 800, 800 किलोग्राम का ट्रक 400 किलोग्राम के कार M2 दूसरा आ गया ना, 400 किलोग्राम का कार को टक्कर मारता है जो किस स्पीड से है, 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से है। तो कह रहा है कि टक्कर मारने के बाद ट्रक की स्पीड क्या होगी, वेग क्या होगा। हमने आपको बताया था स्पीड और वेग दोनों इक्वल होते हैं, जहां भी बोलेंगे नॉर्मली स्पीड ही बोला जाता है, क्योंकि वेग हम बोल नहीं सकते हैं, वेग में क्या चाहिए दिशा, अब वेग बोलेंगे तो कई चीज दिखाना पड़ता है। तो ये क्या हो गया हमारा V1, क्या निकालना है V1 किसका, अब इसी को हल कर देंगे, देखिएगा कट जाएगा, चाहे इसको उधर भेजेंगे तो बटे हो जाएगा 4 दूनी 8, 400 दूना 800 और दूध हम 20, हमारे पास V1 कितना आ गया, V1 हमारे पास आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड। मतलब जब टक्कर होगा तो ट्रक किस स्पीड से चलेगा, ट्रक भागेगा किस स्पीड से, 10 मीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में कई मीटर जाएगा, 10 मीटर। समझ में आया। और एक क्वेश्चन करते हैं, चलिए देखिएगा इसी पे। अगर हम आपसे कह दें, ध्यान देना भैया, अगर हम आपसे कह दें कि 20, एक कोई ले लेते हैं, ये नाव ले लेते हैं, ये क्या ले लेते हैं आदमी, ये नाव, ये क्या आदमी। तो देखिएगा कैसे करेंगे। हम आपसे कहें कि 400 किलोग्राम की नाव जिसकी स्पीड कितना है 30 मीटर प्रति सेकंड है, ध्यान देना 400 किलोग्राम। जो पहला होता है जिसका नाम पहले आएगा वो हमारा M1 क्या होता है, पहला होता है। तो 400 किलोग्राम का क्या, 400 किलोग्राम का नाव जिसकी स्पीड कितनी है 20 मीटर प्रति सेकंड है। तो जब कोई आदमी उस नाव से उतरेगा, कोई आदमी उस नाव से उतरेगा जिसका वेट कितना है, जिसका द्रव्यमान कितना है 60 केजी, जिसका द्रव्यमान कितना है 60 केजी। तो बताइएगा वो किस वेग से नीचे उतरेगा, किस वेग से, क्या निकालना है V2 निकालना है। फिर से क्वेश्चन समझिएगा कि 400 किलोग्राम का नाव किस स्पीड से चल रही है, 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है। तो उस पे बैठा 60 किलो का आदमी, 60 किलो का आदमी जब जमीन पे नाव से उतरेगा तो किस स्पीड से उतरेगा जिससे नाव क्या होगी, पीछे भागेगी। जब स्पीड, ये न्यूटन का थर्ड लॉ है ना भैया, उतरेगा तो पीछे नाव भागेगी, किस स्पीड से भागेगी आपको ही निकालना है। देखिएगा अब इसी को क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। ये कितना हो जाएगा 20 3 60, ये 3 इधर आने के बाद क्या होगा V2, ये हो जाएगा 400 बटे कितना 3, काटने के बाद कितना आ जाएगा 3 का 3, यहाँ हो जाएगा 10, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 33.333, इतना मीटर प्रति सेकंड क्या आएगा, इसका स्पीड आएगा। आपको ऐसा कोई दिया जाएगा जो यहाँ पूरी तरह से कट जाए, ठीक है ना, इसके लिए मत परेशान होइएगा। तो हमारे पास V2 कितना आ गया 133.33, यही काटने पे आ रहा है ना, 3 का 3, 10 हुआ, 3 त्रिक 9, फिर 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, ठीक है ना। कितना मीटर पर सेकंड आ गया 133.3 मीटर पर सेकंड क्या आ गई इसकी स्पीड। इसी टाइप के आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना, जिसमें आपको 2 द्रव्यमान दिया रहेगा। देखिएगा इसमें से कुछ भी दे सकता है, मतलब 4 चीज है, क्या है, एक M1 है, एक V1 है, एक M2 है, एक V2 है। चाहे एक चारों में से एक चीज गायब कर लेगा और एक चीज आपको दे देगा, वही आपको क्या होगा निकालना होगा, ठीक है ना, क्या होगा वही निकालना होगा। हटा दें, चलिए देखिएगा एक क्वेश्चन मास पे कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम आपसे कहें एक आलू ले लेते हैं, एक टमाटर ले लेते हैं,
देखिएगा, अगर हम आपसे कहें कि भैया आलू टमाटर तो दौड़ेगा नहीं, आलू टमाटर हटा देते हैं, इका भागेगा थोड़ी, कोई और चीज़ ले लेते हैं, एक साइकिल ले लेते हैं और एक क्या ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, टेम्पू ले लेते हैं। एक साइकिल एक टेम्पू। देखिएगा, अब देखिएगा इसमें हम क्या निकालेंगे, मास। हमने आपको क्या बताया, 4 चीज है, 4 चीज में से एक चीज गायब कर देगा, बाकी 3 चीज दिया रहेगा। कैसे कहेगा, देखिएगा, अगर आपसे कह दे कि भैया कि एक साइकिल 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है, क्या ध्यान देना, एक साइकिल, मास नहीं दिया, साइकिल का द्रव्यमान नहीं दिया हुआ है, तो ये देखिएगा यमोन हम ऐसे रोकेंगे, यमोन ऐसे छोड़ दिए। एक साइकिल जो 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है, मतलब v1 कितना दिया हुआ है, 20 मीटर प्रति सेकंड। फिर क्या कह रहा है, टेम्पू, फिर क्या कह रहा है कि जो एक साइकिल 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है, जो 30 किलोग्राम, जो 40 दिख दे रहे हैं, कितना, जो 40 किलोग्राम टेम्पू, टेम्पू तो इतना हल्का होता नहीं है लेकिन दिखा दे रहे हैं, जो 40 किलोग्राम टेम्पू को टक्कर मारती है, तो जो 40 किलोग्राम टेम्पू को टक्कर मारती है, टक्कर मारने के बाद उसका वेग कितना हो जाता है, उसका वेग हो जाता है 30 मीटर प्रति सेकंड। तो कह रहा है कि साइकिल का द्रव्यमान बताइए, साइकिल कितना वजन होगा, उसका क्या बताना है, मास। देखिएगा क्वेश्चन एक बार फिर से, कह रहा है कि एक साइकिल जो 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है, चलने के बाद जो 40 किलोग्राम की टेम्पू, इतना हल्का तो होता नहीं है टेम्पू लेकिन ऐसे मान रहे हैं, 40 किलोग्राम के टेम्पू को टक्कर मारने के बाद जिसकी स्पीड कितनी हो जाती है, 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। तो कह रहा साइकिल का द्रव्यमान कितना होगा, साइकिल का वेट कितना होगा, वो आपको बताना है। देखिएगा इसी को, अब ये तो कट जाएगा ना, 20 दूना 40, यमन बराबर क्या हो जाएगा, यमन बराबर 20 तिहाई, 30 दूना 60 केजी क्या आ गया साइकिल। अब आप ये मत कहिएगा सर जी साइकिल टेम्पू ये तो हल्कार हो गया, साइकिल ये भारी हो गया, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। ये मैं सॉल्व कर रहे हैं, हमको आप ये नहीं हम जल लेने थोड़ी जा रहे हैं कि वजन महंगा देखेंगे, ये क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को, तो इसलिए हमको ऐसे समझा दिए। देख रहे हैं कैसे, चाहे जो एक चीज़ गायब किया रहेगा, एक चीज़ दे देगा, वो किसके नियम पे लगेगा, संवेग संरक्षण के नियम पे लगेगा। और संवेग संरक्षण किस पे होता है, न्यूटन के थर्ड लॉ पे, जितना देना उतना लेना। पड़ाका एक पड़ाका खींच के मारो तो क्या होगा, तो आपको हाथों भी मिलता है ना, आपको हाथ को भी दे देता है। यही क्या हो रहा है, न्यूटन के थर्ड लॉ पे कौन आता है, संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है ना। हटा दें, चलिए देखिएगा इसी के आगे हम आपको बता दें भैया, अब इसके आगे आपको कल बताया जाएगा, इसके आगे आपको बताया जाएगा अब केंद्रक बल क्या होता है। चीज़ों को ध्यान से समझते रहिएगा, बस इसके आगे वीडियो लंबा होता जा रहा है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे मिलेगा, तो चीज़ों को परेशान मत होइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, क्योंकि अगर आपको अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि भैया मेहनत करते हैं तो मेहनत करने पर इतना तो बनता है। अगर लाइक अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू, जय हिंद जय भारत।